हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बिहार एसआई एमएस के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है उसको अपलोड कर दिया। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और एक बार इसको देखने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले आपने पढ़ रखे हैं, वो रिविज़न हो जाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक हैं। तो दोस्तों आंसर डी हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। अगर वहीं पे आ जाए पूछ लिया जाता तो जल, वायु, प्रकाश और समुद्र हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कांडला जो है वह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो 1965 ईस्वी में की गई थी। यह एक एशिया की पहल थी। वर्तमान में इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एसपीजेड कर दिया गया है 2000 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तंजानिया में। और यह एक मृत ज्वालामुखी है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी जो है वह ओजस डेल सलाडो, ऑस्ट्रेलिया की कोशिस्को हो जाएगी और यूरोप की एल्ब्रस हो जाएगी, अंटार्कटिका की विंसेंट मैसिफ। और उसके साथ साथ उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट डेनाली, जिसे मैकिन्ले के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। तो पहला जो कह रहा है दोस्तों कि भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रमुख खदानें नोवा मुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख और बेल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित हैं। और तीसरा कह रहा है कि खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। तो यह जो बात कही जा रही है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लो एश के बारे में। और सर्वाधिक जो यह है उड़ीसा में है और देश में अगर पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। वहीं पे बॉक्साइट की बात की जाए तो उड़ीसा, मैग्नीज की भी बात की जाए तो उड़ीसा, और तांबा के लिए तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गंगा में उत्तर की ओर से कोसी और बूढ़ी गंडक मिलती है। देखिए कुछ नदियां हैं जो गंगा में उत्तर की ओर से मिलती है, जैसे कि गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सभी जो है उत्तर की ओर से मिलती है। जबकि वहीं पे दक्षिण की ओर से पूछ लिया जाए तो दोस्तों कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल, अजय नदी, ये सभी जो हैं हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के अक्ष का इसके समतल की ओर झुका होना, जो कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है। सातवां सवाल देखते हैं दोस्तों। सातवां नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो देख पा रहे होंगे आप, मैंने सभी मेंशन कर दिया है। बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, जबकि अगर अफगानिस्तान से पूछा जाए तो सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो यह जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। दोस्तों ये जो फिजी द्वीप है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। और यहीं पे पापुआ न्यू गिनी, हवाई द्वीप, नोवारू द्वीप, ये सभी जो है यहीं पे हैं। वहीं हिंद महासागर की अगर बात कर ली जाए तो मेडागास्कर, जावा, सुमात्रा, चागोस, डियागो गार्सिया, भाषण चार द्वीप, ये सभी जो है हिंद महासागर में है। अगला सवाल देखते हैं कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कुमारी अंतरीप से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तक। 11वें नंबर का सवाल कह रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो दोस्तों जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कावेरी नदी पे है और यहीं पे नेटूर बांध भी है। और गोदावरी नदी पे पोचमपाल परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना हो गया। कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध
और महानदी पे तो बहुत ही महत्वपूर्ण हीराकुंड बांध हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछा जाए कि इस शिव समुद्र परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों 1902 ईस्वी में। और भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी होगी, तो दार्जिलिंग में सबसे पहले खोली गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो है आगरा में स्थित है। और दोस्तों यहीं पे कीथम झील वन्य जो जीव है उसको वन्य जीव घोषित कर दिया है। 1991 ईस्वी में कीथम झील को वन्य जीव घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भूमिगत जल के द्वारा। वहीं पे छत्रप शिला एक होता है वो लोयस पठार के द्वारा बनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे कह रहा है काला हांडी, ये जो है दोस्तों ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जावर जो है वो जस्ता व सीसा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार जो है वह सोना के लिए, और मोशावानी जो है वह जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये मोशावानी कहाँ है दोस्तों, तो ये झारखंड में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1/6 भाग था। अगला सवाल कह रहा है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब खुदाई कहा था, तो दोस्तों ये गियासुद्दीन बलबन के द्वारा खुद को कहा गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसने ही सिजदा और पेबोस की शुरुआत की थी। नवरोज त्योहार की शुरुआत गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ही की गई थी, और जिले इलाही भी इसे ही कहा जाता था। इसने खुद को उलुग खान की उपाधि ली थी। और नायाब खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो यह जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मुंगेर स्थानांतरित किया था। और मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों मुर्शीद कुली खान के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कुली कुतुब शाह के द्वारा ये लड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों पहला ही कथन जो है वह गलत है। ऑप्शन ए गलत है। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ये गलत है दोस्तों। चौरा चौरी के कारण उन्होंने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो दोस्तों कह रहा है कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो यह बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। नहीं दोस्तों, यह ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर मिलता है देखने को, और उसकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी। और तीसरा कह रहा है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, बिल्कुल सही है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया, और इसी के बाद इसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। जबकि पहला पूछा जाए तो वो विनोबा भावे हो जाएंगे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कब किया था, तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। और इन्होंने जो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो जो इनका जो इसके जो बिहार में प्रथम अगर सत्याग्रही पूछ लिया जाए तो श्री कृष्ण सिंह, दूसरे पूछा जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह, और तीसरे थे गौरी शंकर सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है 22 नंबर की नवपाषाण काल में औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों कि औजार पॉलिश किए जाते थे, और दूसरा कह रहा है कि इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, तो दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं
कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये जो किया गया था यह बम्बई में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों देखते हैं, चलिए। शेख निजामुद्दीन औलिया ये जो थे इनका संबंध चिश्ती संप्रदाय से था और इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे अमीर खुसरो। अगला है कि बहाउद्दीन जकारिया ये जो है सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। मियाँ मीर का संबंध जो है वो कादरी संप्रदाय से था और अहमद सरहंदी जो थे वो नक्शबंदी संप्रदाय से थे। और कुछ चिश्ती संत जो प्रसिद्ध रहे जैसे बाबा फरीद हो गए, निजामुद्दीन औलिया हो गए और बख्तियार काकी हो गए, और इसी तरह से कुछ संत हैं जो महत्वपूर्ण हैं। चलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। 3, 2, 1 और 4। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहला कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं दोस्तों यह गलत है, क्योंकि गवर्नर जनरल नहीं बल्कि प्रथम गवर्नर थे वो। और अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे। और दूसरा विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे, यह भी सही है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं वो थे, तो ये भी सही है। अगला सवाल देखते हैं, कथन है मिलान करना है फिर से सूची 1 को सूची 2 से। तो सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। महामना के नाम से हम लोग मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रमानुसार सजाना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि अमृतसर की संधि, दूसरा है बसीन की संधि, और तीसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा है आपका शालवाई की संधि। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 4, 3, 2, 1। तो सबसे पहले शालवाई की संधि 1775 से लेके 1782 ईस्वी तक। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। उसके बाद बसीन की संधि होती है 1802 ईस्वी में। उसके बाद अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में। तो अमृतसर की संधि जो होती है वह मैटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच होती है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच में योम किप्पुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह जो है दोस्तों अक्टूबर 1973 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बॉक्सर का युद्ध जो है वो चीन से संबंधित है, जो कि 1899 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 0.3% जो है वो प्रभावी राजस्व घाटा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बॉक्सर का युद्ध कहा है। आप बक्सर का युद्ध मत समझिएगा, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.3% प्रभावी राजस्व घाटा। वहीं पे अगर राजकोषीय घाटा पूछ लिया जाए तो 4.4% हो जाएगा राजकोषीय घाटा। और प्राथमिक घाटा अगर पूछा जाए तो 0.8% हो जाएगा। और राजस्व घाटा जो था वो 1.5% था। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, स्पाइडर वेव इसका नाम दिया था, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। अगला सवाल देखते हैं कि 31 नंबर सवाल कह रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया? तो यह किंग्स 11 पंजाब को हराकर अपने नाम किया था दोस्तों। और आईपीएल की शुरुआत अगर पूछ ली जाए तो 2008 में हुई थी। और पहला जो जीतने वाला टीम था वो राजस्थान रॉयल्स था।
जो कि शेन वॉर्न की कप्तानी में जीता था। अगर पूछ लिया जाए कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने जीता है, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, दोनों ने 5-5 बार। वहीं पे डब्ल्यूपीएल की बात की जाए, यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग की, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2023 ईस्वी में हुई थी और इसमें भी पहला विजेता जो है मुंबई इंडियंस ही रहा था। अगला सवाल देखते हैं कि राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसाल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद में। आइए देखते हैं, कुछ इसमें दे रखा है। राफेल जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो यह फ्रांस का है। स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। बेला, बागसीर, बागीर, करंज, खंडेरी, ये सभी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चिनूक जो है वह एक मालवाहक है, मालवाहक कंपनी है और इसको जो है यूएसए के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो ये भेड़ को बनाकर हासिल की और विश्व का पहला जो संश्लेषित जीव था वो था डॉली नाम की एक भेड़। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। तो चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? दोस्तों यह जो है अभी हमने ऊपर बताया था कि यह हिंद महासागर में पड़ता है चागोस द्वीप। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग का, यानी कि यूपीएससी का इनको बनाया गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1926 ईस्वी में हुई थी। अधिनियम दोस्तों 1919 का था और ली आयोग की सिफारिश पे बनाया गया था और इसकी चर्चा आर्टिकल 315 में की गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ किस अभियान के तहत की गई थी? तो देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 151वां स्थान है। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। दोस्तों बहुत सारे मैंने बगल में यहाँ पे जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान लिख दिया, जिससे शांति में अगर पूछ लिया जाए तो 115 हो जाएगा, HDI में पूछा जाए तो 130 हो जाएगा। उसी तरह से हेनले में भारत का स्थान 77 है और खुशहाली में 118 है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला ATM लगाया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पंचवटी एक्सप्रेस में। और ओडिसी एक्सप्रेस का संबंध भी किससे है? तो महाराष्ट्र से ही है। अगला सवाल देखते हैं, 41 नंबर सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मॉरिशस। और ISA की स्थापना भारत फ्रांस के सहयोग से किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2015 में। और 99वां देश अगर इसका पूछ लिया जाए तो स्पेन है, 100वां देश पराग्वे, जबकि अंतिम देश अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो वो अंगोला हो जाएगा। और इसमें टोटल 123 देश शामिल हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है
कि भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देश को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश। और इसको जो वापस लिया भारत ने 8 अप्रैल 2025 को। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्राफ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, विशाखापट्टनम में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो वर्ष 2025 में योग दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और वहीं पे 2024 में अगर इसका थीम पूछा जाए तो स्वयं और समाज के लिए योग हो जाएगा। योग दिवस 21 जून को हमेशा मनाया जाता है दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा उत्तर, साधु भद्रेश दास को यह सम्मान देने की घोषणा की गई है। और राम भद्राचार्य जो है, इनको जो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके साथ साथ गुलजार को भी मिला था। और सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या फिर बिहारी सम्मान हो जाए, इसकी शुरुआत जो है 1991 ईस्वी से की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। वहीं पे 2025 का अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लिया जाए तो वह विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए तो गगन गिल को दी गई थी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार को बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 23 का 1। और ये जो बंधुआ मजदूरी एक्ट है यह कब आया था? तो 1976 ईस्वी में आया था। अगला सवाल है 48 नंबर सवाल, यह कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पद पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, तो यह बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, तो यह भी सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहला तो कह रहा है कि 1960 में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, सही बात है। तो अगला देखिए कह रहा है इसमें कि ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि असम से अलग होकर ये जो है मेघालय राज्य बना था। और मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर जो है गठन तीनों का जो है 1972 ईस्वी में किया गया था। और सी कह रहा है कि नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 ईस्वी में अस्तित्व में आए, तो बिल्कुल ठीक बात है यह। और साथ साथ गोवा भी 87 में ही अस्तित्व में आया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? देखिए, पहला है कि 1966 से 77 तक और फिर 80 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, अवमूल्यन हुआ था। और अब तक जो है रुपये का 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। पहला तो 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरा 1991 ईस्वी में। तीसरा कह रहा है इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। हाँ बिल्कुल सही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और चौथा कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री को मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला। नहीं, गलत बात है, इन्होंने सूचना मंत्रालय का जो है प्रभार संभाला था। और वहीं पे अगर पूछा जाए कि रुपये का विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ, तो यह भी दोस्तों 3 बार हुआ था, 1946, 78 और अंतिम बार 8 नवंबर 2016 को 8 बजे रात्रि को। 53 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखिए,
ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर एच.वी. मोदी। बाकी के जो प्रारूप समिति के सदस्य हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसका जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि प्राकृतिक वरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। उपवन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मूल कर्तव्य से संबंधित है। और इसको जोड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल देखते हैं, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 297 पे। और यह जो है प्रादेशिक जल सीमा से संबंधित है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद के 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट का निर्धारण जो है वो नहीं होगा। ठीक है। अगला सवाल है 57 नंबर की, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, सही है। दूसरा कह रहा है कि सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था, तो यह भी सही है। और तीसरा कह रहा है पीसी मालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, तो यह भी सही है। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वह 1956 से लेके 61 तक चला था और महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। भारी उद्योग और समाजवादी विचारधारा से यह संबंधित था। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि भारत के समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई थी? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत समावेशी विकास मुखर हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो मानव संसाधन विकास से संबंधित है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने से है। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है वो न्यायपूर्ण वितरण से है, जबकि अगर 12वीं की बात की जाए तो तीव्र और सतत समावेशी विकास से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि इसे 2005 ईस्वी में अपनाया गया था। और दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। और चौथा है कि इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है। तो इनमें से सभी कथन जो है दोस्तों वो सही है। और लागू इसको जो किया गया था नरेगा को 2 फरवरी 2006 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से लागू किया गया था। और नरेगा की जो अवधारणा है वह जिया ट्रेजर जो है उसके द्वारा, जो कि बेल्जियम के थे, उनके द्वारा दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करती है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसको जारी की जाती है। और जो NSSO और CSO है इनको जोड़कर अब NSO कर दिया गया है। CSO की स्थापना 1951 ईस्वी में और NSO की स्थापना जो है वो 2019 ईस्वी में की गई। अगला सवाल 61 नंबर कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो दोस्तों समृद्धि, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। तो दूरी जो होगी वो मैंने साफ साफ यहाँ पे बना दिया दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 3600 मीटर। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो देखिए जो डी है ऑप्शन वही इसका गलत कथन है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1979 ईस्वी में नहीं बल्कि 1983 ईस्वी में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1983 कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, घट जाता है। बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि मायोपिया के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रेटिना के सम्मुख प्रकाश की किरणें केंद्रित होती हैं। अगला सवाल देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, एल्कोहल में डुबाने के बाद इसकी अभिसारिता जो है वो घट जाती है। अगला सवाल देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता जो है वो भी उच्च होती है, और नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है कि विद्युत ऋणात्मकता की किसी परमाणु के डैश डैश की क्षमता की माप है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की माप है। अगला सवाल है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, Hg, Ni, W और Ag। सबसे कम प्रतिरोधकता वाला अगर पदार्थ पूछा जाए तो वो चांदी हो जाएगा, और जो चालकता है उसमें भी अगर पूछ लिया जाए तो वो चांदी ही होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको पानी में डुबा के रखते हैं। और सोडियम को किरोसिन में डुबा के रखते हैं, पता ही होगा आप लोगों को दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश डैश की बनी होती है, तो यह जो होती है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पॉलीथीन की बनी होती है। और बेकेलाइट जो है दोस्तों वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, मतलब थर्मोसेटिंग होती है, जो कि कैलेमाइन है। अगला सवाल देखते हैं कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है लाइसोसोम जो है उसे ही पाचन थैली कहा जाता है, और यहीं से जो है ना, यहीं पे हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम जो है निकलता है, और इसकी जो खोज है वो डी डुबे के द्वारा की गई थी। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, और नाम इसका बेंडा के द्वारा दिया गया था। वहीं पे गोल्जी इकाई की बात की जाए तो कैमिलो गोल्जी ने इसको खोजा था, और राइबोसोम की जो खोज की गई थी वो रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा की गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरेन काइमा बने होते हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं ना, मृदु उत्तक के बने होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी क्लोरेन काइमा में जो है वो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और ये जो क्लोरेन काइमा उत्तक होते हैं, ये उत्तक जो है एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी जो है इसको हार्मोन माना गया है, और जो इससे जो रोग होता है दोस्तों वह रिकेट्स होती है, और ये हमें जो है ना ज़्यादातर जो है धूप से प्राप्त हो जाती है। तो सबसे अच्छा स्रोत अगर कहा जाए तो धूप है इसका।
तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताइए। तो नाम क्या है इसके? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हैमर, एनविल और स्टीयरअप हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 78 नंबर सवाल कह रहा है कि डैश डैश शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों ये जो है उपकला कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, हैजा जीवाणु से फैलता है, जबकि एड्स हो गया, जुकाम हो गया, डेंगू बुखार हो गया, ये सभी आपके विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। अगला सवाल है कि एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, तब निर्मित दर्पण क्या होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यह जो दर्पण बनेगा वो अवतल दर्पण बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित रोगों और उसके संबंधित विटामिन या खनिज का मिलान करना है। तो एक तरफ कमी से होने वाला रोग है, दूसरी तरफ आपके विटामिन दिए हुए हैं। तो देखते हैं, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी के कारण होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो यह स्कर्वी रोग हो जाता है। घेगा जो है वो आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स आपके हो जाएंगे विटामिन डी की कमी से। और एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि तत्व ए, बी और सी डोबेराइनर के त्रिक के रूप में है यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है, तो बी का परमाणु भार कितना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और अगर इसको हमको निकालना है तो इसमें क्या करेंगे कि 40 में 137 को जोड़कर अगर 2 से भाग दे देते हैं तो वो हमारा सी का मान निकल जाएगा, सॉरी बी का मान निकल जाएगा। और 88 नंबर पे कौन सा तत्व आता है, तो ये आपको पता होगा कि स्ट्रांसियम आता है। 88 परमाणु संख्या है स्ट्रांसियम की है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, वेद जोड़ उक्त। तो ये वेदोक्त का हो जाएगा संधि विच्छेद। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर कह रहा है कि मृग नयनी में कौन सा समास है। तो देखिए, मृग के जैसा नयन, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास। और वहीं पे द्वंद्व समास की बात की जाए तो दोनों खंड जिसके प्रधान होते हैं, दोनों पद, उसे द्वंद्व समास बोलते हैं, जैसे लोटा डोरी वगैरह हो गया। ठीक है, और वहीं पे अगर अव्ययी भाव की बात की जाए तो एक शब्द अगर 2 बार दोहरा दिया जाए तो वो अव्ययी भाव का उदाहरण है। बहुव्रीहि में विशेष अर्थ को पैदा करता है, आपको पता होगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे पैसिव में बदलना है, मतलब इसमें से चुनना है। तो वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट। अगला सवाल है कि तो अगला सवाल कह रहा है कि इंडेवर शब्द का विलोम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका अर्थ होता है प्रयास करना। तो अगर इसका विपरीत पूछा जाए तो इनएक्टिविटी हो जाएगा, प्रयास नहीं करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का 13वां जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बधावन जो है वो 13वां बंदरगाह है। तो अभी भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो दोस्तों हेनरी डेरिजियो को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जाए तो अंधेर नगरी, चौपट राजा इन्हीं की कृति है। मुंशी प्रेमचंद्र की गोदान, गबन, सेवा सदन, नमक का दरोगा और पूछ की रात इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो रेणुका और रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र इनकी कृति है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो यह 1950 ईस्वी में आयोजित की गई थी। 1950 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 23 अगस्त को यह मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है।
देखिए दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रमा पे जो सफल लैंडिंग की गई थी चंद्रयान-3 की, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। वहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रयान-1 जो है उसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको जो है ना चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च कर दिया गया था। चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान-3 को जो है वो जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। 23 तारीख आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं अब। और चंद्रयान-4 की बात की जाए तो इसको जो है ना दोस्तों 2028 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय वायु सेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 कमांड में इसको विभाजित किया गया है। वहीं पे अगर नौसेना की बात की जाए तो इसको 3 कमांड में, और थल सेना की बात की जाए तो इसको भी 7 कमांड में विभाजित किया गया है। अगला सवाल है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, तो ये 2021 में कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अहपन लोक कला जो है का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है ना दोस्तों बिहार से संबंधित है, और गोदना जो कला होती है ये भी बिहार से संबंधित है। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में रंगोली और लानोरी प्रसिद्ध कला है। गुजरात में साथिया प्रसिद्ध कला है, और राजस्थान की मेहंदी कला जो है वो प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो कह रहा है, एक तरफ सूची 1 है और सूची 2 से उसको मिलान करना है। और देखिए एक तरफ पीढ़ी दी हुई है, दूसरी तरफ वर्ष अंतराल दे रखा है। तो जनरेशन एक्स जो है इसके बारे में कहा जा रहा है, तो यह 1965 और 1980 के बीच हो जाएगा। और जनरेशन जो वाई है इसकी बात की जाए तो 1981 से 96 के बीच के हो जाएंगे। जनरेशन जेड की बात की जाए तो 1997 से 2010 के बीच की हो जाएंगे। और जनरेशन अल्फा की बात की जाए तो वो 2010 से लेकर 2024 के बीच जितने भी जन्म लिए हैं उसको जनरेशन अल्फा कहा जाएगा। ठीक है। और जनरेशन बीटा की बात करी जाएगी तो दोस्तों ये 2025 से 39 के बीच जो भी जन्म लेंगे वो जनरेशन बीटा के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए ये जो है आपका 95 नंबर सवाल कह रहा है, और इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों ये सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। अगला सवाल 96 नंबर, इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 256। इसमें कुछ नहीं, देखिए 7 में 6 को जोड़कर उसका स्क्वायर करने के बाद 169 आ जाता है। उसी तरह 9 में 2 को जोड़ने के बाद अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो 121 आ जाएगा। और 9 में 7 को अगर हम जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 16 का स्क्वायर, यानी कि 256 हो जाएगा। और सही आंसर इसका ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वो 5580 वोटों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि वोटों की संख्या 31,000 थी। देखिए हमने सॉल्व कर दिया इसको, और आप भी अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों ये विनीता की जो महिला दिख रही है वह विनीता के पिता की माता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 99 नंबर, तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है दोस्तों। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 मित्र हैं जी, एच, एम, जे, के और एल। एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जी, एल और एच के बीच में बैठा है, एच एम के दाएं और से चौथा है, तो के एच के ठीक दाएं बैठा है, एल और एम के बीच में कौन बैठा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जे बैठा हुआ है। अगला सवाल है और यह अंतिम सवाल है कि मिश्र धातु ए और बी
में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है, तो ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई जाती है, तो सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 27:43। तो ये इसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है, आप अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का आपका ये क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहीं पे अगर कोई त्रुटि आपको दिख रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।